प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मध्य प्रदेश में फूकेंगे चुनावी बिगुल। जबलपुर में करेंगे रोड शो। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ममता सरकार होगी निशाने पर। बिहार के नवादा में करेंगे चुनावी जनसभा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु में संभालेंगे चुनाव प्रचार की कमान। कडलूर, कारू, विरुद्धनगर में करेंगे जनसभाएं। तिरुचिरापल्ली में होना है रोड शो। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह राजस्थान के पिलानी में करेंगे जनसभा। अन्य दलों के नेताओं ने भी झोंकी पूरी ताकत। उत्तराखंड कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश अग्रवाल ने छोड़ी कांग्रेस। पार्टी की सदस्यता से दिया इस्तीफा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बोधगया के भारतीय प्रबंधन संस्थान के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। श्रीहरिकोटा से अग्निबाण SOR-TED मिशन का होगा प्रक्षेपण। भारत के नए सेमी क्रायोजेनिक इंजन अग्निलेट और रॉकेट की तकनीकी क्षमताओं का किया जाएगा प्रदर्शन। IPL में आज मुंबई इंडियंस का दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा मुकाबला। वहीं दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स की गुजरात टाइटंस के साथ होगी भिड़ंत। वहीं कल राजस्थान रॉयल्स ने RCB को 6 विकेट से हराकर दर्ज की अपनी चौथी जीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है और सभी दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए जी जान से प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आज 3 राज्यों के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के नवादा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा ने यहां से विवेक ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं प्रधानमंत्री इसके बाद पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चुनावी रैली करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जलपाईगुड़ी से भाजपा उम्मीदवार जयंत रॉय के समर्थन में प्रचार करेंगे। साथ ही उनका आज से मध्य प्रदेश में भी कार्यक्रम है, जहां वो चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज शाम जबलपुर में एक रोड शो करेंगे। वहीं बिहार के नवादा में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा होगी। जमुई के बाद ये प्रधानमंत्री की बिहार में दूसरी चुनावी रैली है। रैली की तैयारी के लिए जनप्रतिनिधि और बीजेपी के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने राज्यसभा सांसद और बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता से इस संबंध में खास बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री की रैली और आप इस रैली की तैयारी कैसे कर रही है? हमारे इस नवादा की पावन भूमि पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ चरण पड़ने वाला है और पूरा माहौल, पूरा नवादा लोकसभा के बूथ तक के कार्यकर्ता, बूथ तक की हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जो उन अंतिम पंक्ति के वंचित, गरीब, दलित और शोषित समाज की जो हमारी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं को पाकर काफी खुशी है और मोदी जी को संबोधन सुनने के लिए वो कल प्रातः 9 बजे इस कुंती नगर के इस सभागार में उपस्थित रहेंगी। आप देखेंगे किस तरह से जन सैलाब यहाँ पर उभरेगा, युवाओं का, महिलाओं का और इस नवादा लोकसभा के सम्मानित मतदाता बंधु का, उन देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का जो स्क्रीन पर और टीवी पर माननीय मोदी जी को देखते हैं, जो विकास पुरुष हैं, जो प्रधान सेवक हैं, जो समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं और सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास
और सबका विश्वास। आपने आज क्या महसूस किया जब आप महिलाओं से मिल रही थी और महिलाओं से जब बात कर रही थी, तो आपको क्या लग रहा था कि आगामी जो चुनाव होगा उस चुनाव का रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो तय है, भाजपा में है, मोदी में है। हमारे एनडीए गठबंधन में बिहार में 40 की 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं। महिलाओं में खुशी की लहर है। एक कार्यकर्ता सामान्य परिवार की महिला को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उच्च सदन में, हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने उच्च सदन में भेजा, तो महिलाओं में एक ये प्रेरणा मिली, उनको नई ऊर्जा मिली है, तो नई खुशी मिली है कि जब एक कार्यकर्ता उच्च सदन में जा सकता है तो मैं भी जा सकती हूँ। ये संदेश मोदी जी ने दिया है देश को। ये थी धर्मशिला गुप्ता, अभी हाल ही में सांसद बनी है राज्यसभा की, और इनका ये मानना है कि जब राज्यसभा में वो जाएंगी तो महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ूंगी और उनके लिए आवाज भी उठाऊंगी। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भी सभी दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु में धुआंधार जनसभाएं करेंगे। नड्डा कडलौर, कारू और विरुधनगर में जनसभाएं करने वाले हैं। साथ ही नड्डा तिरुचिरापल्ली में रोड शो करेंगे। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के कोझिकोड में रोड शो किया। रैली में बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। उन्होंने ट्वीट किया, कोझिकोड में रोड शो के दौरान उमड़ा जन सैलाब केरल के लोगों द्वारा भाजपा को दिए गए समर्थन का संकेत देता है। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों भ्रष्टाचार और खराब प्रशासन के पर्याय हैं। दोनों घोटालों में शामिल हैं और काले धन से अपने घर भर रहे हैं। वे लोकतंत्र की जगह लूटोक्रेसी को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में केरल विकसित भारत के दृष्टिकोण और अब की बार 400 पार के जोरदार आह्वान से प्रेरित होकर आगामी चुनावों में एनडीए का समर्थन करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। उत्तराखंड में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बीते दिनों पार्टी की ओर से जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें भी स्थान दिया गया। सूची जारी होने के एक दिन बाद ही दिनेश अग्रवाल ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। दिनेश अग्रवाल प्रदेश कांग्रेस संगठन से लंबे समय से नाराज चल रहे थे। संगठन में जिला और महानगर स्तर पर की गई नियुक्तियों को लेकर उन्होंने कुछ दिन पहले भी नाराजगी जताई थी। मध्य प्रदेश में मुख्य राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गजों की साख इस बार के चुनाव में दांव पर लगी है। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत 3 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कई राष्ट्रीय स्तर के नेता इस बार के लोकसभा चुनाव में खूब पसीना बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के कौन-कौन से दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं, आइए देखते हैं डीडी न्यूज की इस खास रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश की 29 में से 9 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस के बड़े चेहरे चुनाव मैदान में उतरे हैं। राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री और कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री भी इस बार के चुनावी समर में हैं। सबसे पहले बात भाजपा के दिग्गजों की करें तो एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर अपनी उसी विदिशा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से एमपी का मुख्यमंत्री बनने से पहले वो 5 बार सांसद चुने गए। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक बार फिर अपनी परंपरागत सीट मंडला से चुनाव मैदान में हैं। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार को एक बार फिर पार्टी ने टीकमगढ़ से ही प्रत्याशी बनाया है। भाजपा से ही एक और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार भी गुना लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। वे पिछली बार गुना से ही कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव हारे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को पार्टी ने एक बार फिर खजुराहो से चुनावी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में रणनीति अपनाई थी कि बहुत सारे लोकसभा के जो सांसद थे उनको विधानसभा में टिकट दिया था और जो जीत गए थे उन्होंने सब इस्तीफे दे दिए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे 2 सांसदों को टिकट दिया है जो विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है
जातिगत समीकरण वाली रणनीति उस पर वो अमल कर रहे हैं, टिकट वितरण में भी। और पूरी ताकत इस बात पर झोंक रही है भारतीय जनता पार्टी कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीत सके। अगर बात कांग्रेस की करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में भोपाल से चुनाव हारे एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस बार राजगढ़ से किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया रतलाम सीट से मैदान में हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के एकमात्र लोकसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ इस बार भी छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से मैदान में हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके ओंकार सिंह मरकाम मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने मैदान में हैं, तो हाल में विधानसभा चुनाव हारे हुए और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल सीधी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने बड़े साइकोलॉजिकल गेम खेला है इसको, और जो भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि हमारे यहाँ हम विधायकों को लड़ा देते हैं, हम सांसदों को लड़ा देते हैं, हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता और कोई बड़े से भेद नहीं करता, पार्टी जो कहती है उसको लड़ना पड़ता है, ये बीजेपी ने एक इस्टेब्लिश किया था। कांग्रेस ने ये ब्रेक किया, क्योंकि अक्सर कांग्रेस पर यह भी आरोप लगता था कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस बार चुनाव मैदान से भाग रहे हैं। ये प्रिंसिपल को ब्रेक किया है। मध्य प्रदेश से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के ये सभी दिग्गज राज्य में पार्टी के स्टार प्रचारक भी बनाए गए हैं। वहीं कांग्रेस भी चुनावी रणनीति में इन बड़े नेताओं के अनुभव का फायदा ले रही है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने कई दिग्गजों की साख दांव पर लगा दी है। इनमें से कई दिग्गज तो ऐसे हैं जो पिछली बार का लोकसभा चुनाव हारे थे, तो कुछ पिछली बार का विधानसभा चुनाव हारे हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार के आम चुनाव में क्या वो अपनी साख बचा पाते हैं या फिर नहीं। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और फिलहाल 24 की चुनौती में इतना ही, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है इसके साथ। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब आइए खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बिहार के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आईआईएम बोधगया के 6ठे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उपराष्ट्रपति समारोह में उत्कृष्ट विद्यार्थियों को मेडल्स और डिग्री भी प्रदान करेंगे। अपनी इस यात्रा में उपराष्ट्रपति गया के महाबोधि मंदिर भी जाएंगे। और अब बात अग्निबाण SORTED मिशन से जुड़ी हुई, जिसका प्रक्षेपण आज किया जाएगा। ये प्रक्षेपण अग्निकुल लॉन्च पैड सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से होना है। अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एक रॉकेट है जो भारत के नए सेमी क्रायोजेनिक इंजन अग्निलेट और रॉकेट की तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। अग्निलेट दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। अग्निबाण SORTED किसी निजी लॉन्च पैड से भारत का पहला लॉन्च भी है। सत्रह अप्रैल को चैत्र रामनवमी के अवसर पर होने वाले श्री राम जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई। रामनवमी के अवसर पर देश और दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या आने की उम्मीद है। श्री राम जन्मोत्सव की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आवश्यक बैठक के प्रथम दिन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रसार भारती के माध्यम से अयोध्या के नगरीय और ग्रामीण बाजारों में 100 स्थानों पर LED के माध्यम से श्री राम जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 15, 16, 17, 18 अप्रैल को 20 घंटे रामलला के दर्शन किए जा सकेंगे। प्रसार भारती
अयोध्या नगर निगम में संभव हुआ तो पास पड़ोस के बाजारों में LED स्क्रीन लगाकर रामनवमी के दर्शन कराएगी। जनता अपने मंदिर, अपने क्षेत्र, अपने घर में बैठकर टेलीविज़न, मोबाइल के माध्यम से अयोध्या का रामनवमी पर्व बड़ी धैर्य और शांति के साथ दर्शन कर सकेंगे। वहीं देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। दर्शनार्थी मंदिर में व्यवस्था को देखकर काफी खुश हैं और साथ ही साथ मंदिर का इंटीरियर देखकर भी अचंभित हैं। उनका कहना है कि रामलला का दर्शन कर एक विशेष अनुभूति का आभास होता है। कितने बलिदानों के बाद आज भगवान श्री रामचंद्र लला विराजमान हुए। हम गुजरात से यात्रा करके आज यहाँ आए, बहुत थके हुए थे, लेकिन जब भगवान की मूर्ति देखी तब ऐसा लगा कि हमारा पूरा जीवन का थाक दूर हो गया। रामलला के जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए, मैनेजमेंट अच्छा है, कोऑपरेटिव है पीपल, मतलब टोटल मिला के हमें यहाँ पर आज बहुत अच्छा लगा। रामलला के दर्शन तो बहुत बड़े, वेरी गुड, मज़ा आ गया। रामलला में बहुत अच्छा रह जाएगा, मतलब VIP के लाइन से गए एक एक करके और 1 घंटे में नंबर आ गया और हमें ये लगा था 3-4 घंटे में आएगा। बहुत अच्छा अनुभव किया हमने। ये ऐसी अनुभूति हुई कि प्रभु के चरणों में मैं आया, उनकी कृपा थी, मैं आया, बढ़िया लगा, सब बहुत अच्छा, व्यवस्था सुंदर लगी, अच्छे से दर्शन हुआ। भारत की संस्कृति में कई अद्भुत कलाएं शामिल हैं। उन्हीं में से एक है बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र की मधुबनी पेंटिंग। मिथिला भूमि मां सीता की जन्मभूमि है और इसका रामायण से विशेष संबंध रहा। जाहिर है कि मधुबनी पेंटिंग्स में रामायण की कथाओं का दर्शन मिलेगा। इसी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हुई मिथिला रामायण की प्रदर्शनी दिल्ली के ललित कला अकादमी में आयोजित की गई। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। भारत की विरासत कलाकृतियों और कलाकारों से संपन्न है। पिछले कुछ वर्षों में कथा को संरक्षित करने और कलाकारों को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के ललित कला अकादमी में मिथिला रामायण की प्रस्तुति की गई। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। वैसे तो भगवान श्री राम पूरे देश की आत्मा में निवास करते हैं, लेकिन मिथिलांचल में भगवान श्री राम का महत्व पाहुन के तौर पर विशेष है। उनका विशेष मान है, सम्मान है और उसी प्रेम को यहाँ पे मिथिला पेंटिंग ट्रेडिशन की महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव लिली पांडे ने किया और उन्होंने इस तरह के आयोजनों को महिलाओं के विकास के दौर में बेहद अहम बताया। हम अभी इस दौर में आ गए हैं जहाँ पे विमेन डेवलपमेंट से आगे बढ़कर अब विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम लोग अग्रसर हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात जो मिथिला पेंटिंग्स की है, मधुबनी पेंटिंग्स की, ये जो चित्रकला शैली है महिलाओं द्वारा ही प्रैक्टिस की जाती है और इसका प्रोपगेशन भी महिलाएं करती हैं। महिलाओं के विशेष योगदान को दर्शाती इस कला की प्रस्तुति में 40 से अधिक महिला कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें मिथिला पेंटिंग में पहली पद्मश्री विजेता जगदम्बा देवी की चित्रकारी के साथ 7 अन्य पद्मश्री विजेताओं की रामायण की कथाएं दर्शाती मिथिला पेंटिंग का संग्रह है। रामायण जो एक महाकाव्य है, ये पूरे हमारे देश में इसके 300 से ज़्यादा वर्जन हैं और जो फोक वर्जन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरा जो आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, ये करीबन 20 साल का संग्रह है जो मैंने करीबन 400 पेंटिंग संग्रहित किए हैं रामायण पे। मिथिला रामायण की जो प्रदर्शनी हम लगा रहे हैं आज, इसमें 40 से ज़्यादा महिलाओं का काम है यहाँ एग्जिबिटेड और ये सभी महिलाएं अलग अलग दौर में मिथिला पेंटिंग करती थी। कुछ मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं, पद्मश्री विनर्स भी हैं और कुछ जो सीनियर आर्टिस्ट हैं और कुछ नए आर्टिस्ट हैं। माँ सीता के जन्म क्षेत्र मिथिलांचल में रामायण से विशेष लगाव है, जहां आज भी नवविवाहित जोड़े को राम और सीता का स्वरूप माना जाता है। मिथिला रामायण की इस प्रस्तुति में न केवल
मिथिला पेंटिंग की अद्भुत कला का प्रचार प्रसार हो रहा है, बल्कि इस कला को आगे बढ़ाने में महिलाओं की लगातार चली आई भूमिका से भी हमारा परिचय किया जा रहा है। यह मातृशक्ति से हमारा परिचय भी है और उसका प्रोत्साहन भी। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ अंबिका रश्मि, डीडी न्यूज। भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार के साथ लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन का प्रभाव देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी देखने को मिला। लगातार छठे हफ्ते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 29 मार्च को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.94 अरब डॉलर बढ़कर 645.58 अरब डॉलर हुआ। इसी के साथ देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा। इससे पहले 22 मार्च को समाप्त सप्ताह में ये 642.631 अरब डॉलर पर था, जबकि 15 मार्च को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 642.492 अरब डॉलर पर रहा। और आइए रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। बात इजराइल की, जहां सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे और हमास के साथ चल रहे युद्ध के बीच देश में जल्द चुनाव कराने की मांग की। तेल अवीव, कैसरिया और हाइफा की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने इजरायली झंडे लहराते हुए बंधकों की रिहाई का आह्वान किया। प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के प्रबंधन और 7 अक्टूबर से गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई पर बढ़ते असंतोष को व्यक्त कर रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में हजारों इजरायलियों ने यरूशलेम में प्रदर्शन किया, जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे और गाजा में बंधकों को रिहा करने की गुहार लगाई गई है। और अब बात अमेरिका की, जहां एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बार के भीतर गोलीबारी की घटना हुई। गोलीबारी के दौरान 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक पुलिस अधिकारी सहित 7 लोग घायल हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के अनुसार 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले उच्च आय वाले देशों में अमेरिका में इस तरह की हत्याओं का स्तर सबसे ज्यादा है। खबर अर्जेंटीना से, जहां रहने वाले दर्जनों वेनेजुला प्रवासियों ने स्वतंत्र चुनाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वेनेजुला प्रवासियों ने वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के विरोध में और स्वतंत्र चुनाव की मांग के लिए ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अर्जेंटीना में वेनेजुला दूतावास वेनेजुला वासियों को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने की अनुमति नहीं दे रहा। कई लोग मतदान नहीं कर पा रहे। दरअसल ये विरोध दुनिया भर में 50 से अधिक विरोध प्रदर्शनों में से एक है, जिसे विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो के लिए समर्थन दिखाने के लिए बुलाया गया, जिन्हें निकोलस मादुरो की सरकार ने चुनाव में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। और अब खबरें खेल जगत से। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाने हैं। दिन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने होंगी। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में दोनों टीमें अपने खराब प्रदर्शन के दौर से गुजर रही हैं। अब तक खेले गए 4 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स सिर्फ 1 मैच जीत पाई, वहीं मुंबई इंडियंस को इस सीजन में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। आज खेले जाने वाले मुकाबले में मुंबई इंडियंस की कोशिश अपने प्रदर्शन को सुधार करते हुए पहली जीत हासिल करने पर होगी। वहीं आईपीएल में आज दूसरा मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें लखनऊ में भिड़ेंगी। इस सीजन में दोनों टीमों में अब तक 2-2 मुकाबले जीते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव पर भी आज सभी की नजरें होंगी। उनके शानदार प्रदर्शन से पिछले 2 मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत दर्ज की। वहीं गुजरात के लिए शुभमन गिल ने 48 गेंद पर नाबाद 89 रन बनाए। वो अपने इस प्रदर्शन को जारी रखने की कोशिश करेंगे। अंक तालिका में 7वें स्थान पर स्थित गुजरात जायंट्स की कोशिश जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करने पर होगी। आईपीएल में कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को 6 विकेट से हराकर चौथी जीत दर्ज की है और मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने विराट कोहली के नाबाद 113 रनों की पारी की मदद से 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 183 रन बनाए। हालांकि राजस्थान ने जोस बटलर नाबाद 100 और कप्तान संजू सैमसन ने 69 की अर्धशतकीय पारी की मदद से 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 189 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।
आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। हर साल आज के दिन दुनिया भर में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी विषयों और स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में जागरूक किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस के दिन मनाया जाता है। हर साल इस दिन के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्तर की स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है और इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। देखिए ये रिपोर्ट। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए चुना गया है। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। ये थीम इस बात पर बल देती है कि अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना जन्म सिद्ध अधिकार है। जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति से भेदभाव किए बिना हर किसी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को संविधान लागू होने के बाद हुई। विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य ग्लोबल स्तर के स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और असमानताओं को दूर करके स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना और विश्व भर में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार की प्रगति को उजागर करना है। इस दिन अच्छे स्वास्थ्य के महत्व और लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाता है। हेल्थ इज अबाउट नॉट गेटिंग ट्रीटेड। हेल्थ इज एवरी होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। एक बार बीमारी हो जाए उससे ठीक होना तो बात की बात है, पहले तो हमें अपने जीवन शैली को बदलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम बीमार ही ना पड़े। आज चिकित्सा क्षेत्र में लगातार नई खोजें हो रही हैं। दवाओं, उपचारों और प्रौद्योगिकियों में निरंतर विकास सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि हर किसी को सर्वोत्तम संभव देखभाल मिल सके। दुर्भाग्य से दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच असमान है। गरीब और कमजोर समुदायों को अक्सर गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण स्वास्थ्य असमानताएं न हो। आयुर्वेद ये बोलता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकारपचम। पहले अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है उसका शिक्षा आयुर्वेद देता है। सरकारों, स्वास्थ्य संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, चिकित्सकों और व्यक्तियों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। सामूहिक प्रयासों से ही हम स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान ढूंढ सकते हैं। ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से भी कदम उठा सकते हैं। ओरल कैविटी एक बहुत डर्टी कैविटी है बॉडी की, जिसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस बैक्टीरिया होते हैं। इन केस हम उसकी सफाई नहीं करते तो वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाते हैं एंड दे कैन स्टे गो टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आल्सो। लंग्स में चले गए, हार्ट में चले गए, तो बहुत सारी डिजीजेस जो ओरल कैविटी से बाकी जनरल डिजीजेस स्टार्ट हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस का यही संदेश है कि स्वस्थ आदतें अपनाएं, अपने आहार पर ध्यान दें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और तनाव प्रबंधन का अभ्यास करें। ये सरल कदम आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। नियमित रूप से जांच कराएं, अपने डॉक्टर से नियमित परामर्श करें और सुझाए गए सभी टेस्ट कराएं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। स्वस्थ आदतों के महत्व के बारे में अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के लोगों को बताएं। विश्व स्वास्थ्य दिवस सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि ये स्वस्थ जीवन जीने के प्रति सचेत रहने का निरंतर प्रयास है। आइए मिलकर ये सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सबका अधिकार वाकई में सच हो जाए। नई दिल्ली से नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल इन समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।